multi-drug resistant kills more people than AIDS and malaria combined. What is this multi-drug resistance and how different it is from antimicrobial resistance, which is AMR? These antibiotics are also being used in the horticultural sector, poultry industry. वहाँ पे भी हम antibiotics को without proper indications and without proper dimensions use कर रहे हैं. आपने बताया कि डोजेस रिक्वायर्ड ही नहीं थी, एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड नहीं थी, फिर भी ले ली, लेकिन एक टेंडेंसी है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, तो उसमें फिर जो पेशेंट है ले लेता है। किसी भी एंटीबायोटिक का एक इंडिकेशन है कि इस ऑर्गेनिज्म पे काम करेगी, इतने डोज में काम करेगी, दिन में इतनी बार देना है. तो ये रिकमेंडेशन बन गई है इतने डोज पे इतने दिन तक देनी है. दे आर बीइंग मेड आफ्टर अ लॉन्ग phases of trials. You are not going by the books, so definitely you are contributing for the antibiotic resistance. कि ऐसा केस जो बहुत नॉर्मल सा इन्फेक्शन रहा हो, लेकिन वो टर्न कर गया एक ऐसी स्थिति में कि पेशेंट को आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। एमडीआर कोई बीमारी नहीं है, इट इज इन्फेक्शन विद रेजिस्टेंस. There was a time when antibiotics felt magical, almost like a रामबाण। आपको फीवर हुआ है, एंटीबायोटिक ले लो। आपका गला खराब है, एंटीबायोटिक ले लो। आपको स्टमक इन्फेक्शन है, स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक ले लो। कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं। बस आपको अपने पास वाले केमिस्ट के पास जाना है, उसको अपने सिम्पटम्स बताने हैं, वो आपको कुछ दवाई देगा, आप उसको घर ले आइए, उसको खाइए। आपका सिम्पटम जब तक चला जाएगा या फिर जब आप थोड़े बेटर फील करने लगें, तब आप उन दवाओं को छोड़ दीजिए। बची हुई दवाओं को आप रख लीजिए कि हाँ, आगे फिर कभी कुछ ऐसा होगा तो यूज़ करेंगे। ऐसा हर घर में होता है और इसीलिए आप देखेंगे कि हर घर में कोई ना कोई ड्रॉअर या एक प्लास्टिक बॉक्स होता है, जिसको हम मेडिसिन बॉक्स भी बना देते हैं। उसमें ये सारी बची हुई एंटीबायोटिक्स रहती हैं, जो कि कभी फ्यूचर यूज़ में, जैसा कि लोग करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करेंगे। अब ये जो कल्चर है हमारा, जो अब तक हमने किया है, उसको चाहे हम कंसल्टेशन फ़ीस बचाने के लिए या फिर टाइम बचाने के लिए हमने किया, लेकिन इसी का एक बहुत खतरनाक परिणाम आज हमारे सामने है। डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर डीलिंग विद दिस क्राइसिस एवरी डे एंड इट्स नेम इज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें होता क्या है? जो दवाएँ पहले आपको ठीक करती थी, उन्होंने आज काम करना बंद कर दिया है। एक सिंपल सा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कुछ डोजेस के एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता था, वो आज ठीक नहीं हो रहा है। उसके लिए लोग आईसीयू तक में भर्ती हो रहे हैं। ये सब सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये कोई डिस्टेंट क्राइसिस है और अभी नहीं हो रही होगी, देन यू आर रॉन्ग। लेट मी टेल यू अ फ्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट kills more people than AIDS and malaria combined. It's a fact. It's a recorded fact. In 2019, drug resistance caused more than 10 lakh deaths in India, directly or indirectly. And projections even suggest that this figure could go as high as 1 crore annually by 2050. By telling you all of this, I didn't mean to scare you. But the point is कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है और हमें इसे जल्दी से जल्दी एड्रेस करना है, इस पे अवेयरनेस बढ़ानी है। दैट इज़ व्हाई वी डिसाइडेड कि इस टॉपिक पे आज हम बात करें। सो वेलकम टू द राइट डोज पॉडकास्ट बाय एकम्स, वेयर वी डीमिस्टिफाई, डीकोड एंड सिंप्लीफाई एवरीथिंग बिटवीन हेल्थ एंड यू। आज इस एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ अवेलेबल हैं डॉक्टर कुल सौरभ कौशिक, who's a doctorate in critical care medicine and who's also someone who's dealing this crisis on the front line. So welcome, Dr. Kaushik. How are you feeling today? I feel good, and at the same time, I would appreciate the fact that we are lucky enough to talk on this topic today, because this is very important in today's times, and since uh, antibiotic resistance has become a menace to handle, True. so it is very important to talk about this. Okay, so we will start with fundamentals. तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि what is this multi-drug resistance and how different it is from antimicrobial resistance, which is AMR. So AMR जो है वो एक बहुत काफ़ी broad term है. It is antimicrobial resistance that can be to any one drug, to any group of drugs. So and MDR is a specific thing which states that
any organism that gets the capacity to fight against 3 or more group of drugs. बेसिकली एंटीबायोटिक्स के जो है ग्रुप्स होते हैं, है ना, डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. तो इफ an organism and a bacteria, a fungus, if it becomes resistant to 3 groups, 3 ग्रुप्स मतलब उनमें से एक एक एजेंट जो है उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, तो दैट इज डिफाइंड एज MDR. सो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये होती है कि दे आर डिफिकल्ट टू ट्रीट. Get it? So in short, if I had to repeat it, so it means that AMR is a broader term that defines resistance among the bacteria of the organisms, and MDR is a specific term which says it is resistance to 3 group of drugs. राइट. सो क्या ये सिर्फ टीबी और लंग्स में ही होता है या फिर इट अफेक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल? No, basically MDR जो है वो एक क्वालिटी है ऑर्गेनिज्म की. Okay, so it is not only restrained to TB. It is among all kind of bacteria and organisms जो हमें affect करते हैं, which are pathogenic organisms. So it is not only specific to TB as such, but India के context में TB becomes one of the most important pathogen to handle because हमारे इंडिया में जो है TB एक तरीके से across the nation, it has a very high incidence as compared to other nations across the globe. Okay? So TB के part में MDR जो है ज़्यादा important हो जाता है, but it cannot be said this that MDR is just limited to TB as an organism. It is in the all bacteria, all fungi that affects human body. राइट. आप अगर थोड़ा सा हमें इस पे बता पाएँ कि कौन सी ऐसी कंडीशन हो जाती हैं जिनमें लोगों को ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, और वो कंडीशन क्या नेचुरली होती हैं या फिर हम, इज़ इट फेयर टू से दैट कि हम खुद ही ऐसी कंडीशन को बनाते हैं कि उसका रिजल्ट एमडीआर में होता है? देखो दोनों ही एस्पेक्ट्स अपने अपने आप में रिस्क फैक्टर्स हैं. कुछ बॉडी के फैक्टर्स होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि बॉडी के फैक्टर्स का मतलब है जो पेशेंट इम्यून डेफिशिएंट है, जिसका हॉस्पिटल स्टे लंबा हो गया है, जिसको डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है ना, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड है, दे बिकम प्रोन टू दीज एमडीआर ऑर्गेनिज्म. दूसरे एंड पे अगर हम देखें कि हमारी जो एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने की हैबिट्स है या प्रैक्टिस है या जो टेंडेंसी है, बिकॉज दे आर नॉट हेल्दी, है ना, हम जो है वी आर यूजिंग ऑन एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स वेयर दे आर नॉट रिक्वायर्ड. पीपल आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स जिनको कि पूरा एंटीबायोटिक्स का नॉलेज भी नहीं है ना. सो उन लूज प्रैक्टिसेस की वजह से भी हमने जो है एमडीआर के इंसिडेंट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम बहुत रेडिकली उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं. सो जैसा कि आपने बोला कि हम कुछ हैबिट्स भी हैं हमारी, तो उसमें से बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों ने ली एंटीबायोटिक, जैसा कि मैंने अभी अपनी इंट्रो में भी बताया कि पास का केमिस्ट हो गया, या फिर किसी से व्हाट्सएप पे पूछ लिया कि यार मुझे बता दो, मैं मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, या फिर अपना पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले मुझे ये सिम्टम्स आए थे, मैंने ये एंटीबायोटिक्स ली तो मुझे इम्प्रूवमेंट लगा है उसमें, तो वही फिर वो कंटिन्यू कर देते हैं. अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जहाँ थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई उसके बाद से फिर वो डिसकंटिन्यू, तो ये कितना इम्पैक्ट डालता है कि आपको फिर आगे चल के एमडीआर जैसे इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, ये अब मैं आपके प्लेटफॉर्म से बिकॉज मुझे मौका मिल रहा है, तो आई वुड स्टेट दैट एंटीबायोटिक्स आर दी वेपन्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, एंड वो वेपन्स जो है लिमिटेड है, और हम धीरे धीरे करके उन वेपन्स को ख़त्म करते जा रहे हैं. वही बात आपने जो मेंशन किया कि पीपल यूज एंटीबायोटिक्स जस्ट बाय लिसनिंग, गूगल की मदद से, फार्मेसी से. आई कैन नॉट कोट द नंबर, बट ये जो प्रोपोर्शन है जो ऐसे सुन के इधर से उधर से, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ही नहीं होती है ऐसे केसेस में. होती भी है इन केस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंटीबायोटिक चूज किया जाता है वो गलत होता है ना. तो दैट डेफिनेटली लीड्स टू मिसयूजेज ऑफ द एंटीबायोटिक्स और द मिसयूजेज ऑफ वेपन्स. आप किसी भी वेपन को अगर जो है उसके इंडिकेशंस और तरीके से नहीं यूज करोगे तो इवेंचुअली फायदे की जगह नुकसान ही होगा. दैट इज व्हाट वी आर फेसिंग टुडे, है ना. एंड दूसरा पार्ट एक
एक important fact to realize is that these antibiotics are also being used in the horticulture sector, poultry industry, है ना? तो वहाँ पे भी हम antibiotics को without proper indications and without proper dimensions use कर रहे हैं, तो जिस वजह से भी ह्यूमन केसेस में भी वो सेम, क्योंकि दे आर नॉट डिफरेंट। आप समझिए, जो ऑर्गेनिजम्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं वही एनिमल्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है, जो मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स उस साइड पे हो रहा है, वी आर फेसिंग द रेजिस्टेंस इन द ह्यूमन मैनकाइंड आल्सो। सो पास ऑन हो रहा है। पास ऑन हो फॉर रहा है। एग्जाम्पल, जो अगर हम एग्स खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, पोल्ट्री या फिर फिश वगैरह खा रहे हैं, तो उन्हें जो एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं टू कीप देम फ्रेश, या फिर जो और नहीं, भी उनके ऑर्गेनिक जो उन्हें डिजीजेस not है उसको किल exactly करने के this, लिए। not exactly this. Then Try to get it कि it is not a single day process. एक ऑर्गेनिज्म है जिसको आप एक एंटीबायोटिक से एलिमिनेट करना चाहते हैं, है जी। ना? एंड आपने उस ऑर्गेनिज्म को एंटीबायोटिक दिया, ना कि प्रॉपर डोजेज में दिया। जैसे कोई आपका एनिमल है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक एंटीबायोटिक यूज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इस एंटीबायोटिक से ठीक होगा। अब वहाँ पे जो है प्रॉपर डोजेजेस नहीं दी जा रही हैं, वहाँ पे प्रॉपर इंडिकेशन में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जा रही, तो आप यू आर मेकिंग दैट ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट। ओके। ओके, सो दैट, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। रेजिस्टेंस एक्वायर करना एक ऑर्गेनिज्म का इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। आप उसको जो है खत्म करना चाहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म बचना चाहता है। तो आपने जब उसके इवोल्यूशन में रेजिस्टेंस ले आए, तो इट इज नॉट गोइंग टू जस्ट गेट लिमिटेड टू द एनिमल किंगडम, इट इज गोइंग टू गेट पास टू द ह्यूमंस आल्सो। एक ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस आ गया ना, हाँ। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस आ गया है, तो इवेंचुअली वो समवेयर इन दी चेन विल रीच टू द ह्यूमंस आल्सो। दिस इज माय पॉइंट ऑफ सेइंग कि आप एक ऑर्गेनिज्म को मौका दे रहे हो रेजिस्टेंस बनने का बाय मिसयूजिंग द एंटीबायोटिक्स इन बोथ द साइड्स। हम एज ह्यूमंस भी उनको मिसयूज कर रहे हैं, एंड एक एनिमल इंडस्ट्री में भी, पोल्ट्री हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में भी, they are not being used in a proper sense. राइट। सो गेटिंग बैक टू जो आप कह रहे थे, जो डोजेस है जो हम उसको मिस कर देते हैं, तो वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसमें? सर देखिए कि एक किसी भी एंटीबायोटिक का एक इंडिकेशन है कि इस ऑर्गेनिज्म पे काम करेगी, इतने डोज में काम करेगी, दिन में इतनी बार देना है ना? अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप किसी से सुन के कर रहे हैं, है ना, जिसको कि नॉलेज है नहीं है, कितनी है, नॉट नोन, है ना? फिर आप उसकी डोजेस जो है आपने स्टार्ट किया, डोज 3 डोज थी, आपने 2 ली, 3 ली, अपने हिसाब से ली, लेनी ही नहीं थी तब भी ली आपने, है ना? फिर आप 2 दिन में ठीक हो गए, तीसरे दिन आपने छोड़ दी। तो अगर आप उसको जो है एज पर द रिकमेंडेशंस, है ना, जो ये रिकमेंडेशंस बन रही है इतने डोज पे इतने दिन तक देनी है, दे आर बीइंग मेड आफ्टर अ लॉन्ग phases of trials, और आप उसमें जो है, if you are not going by the books, तो definitely you are contributing for the antibiotic resistance. मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने अभी जो डोजेस के बारे में बात करी, तो कई बार होता क्या है, जो देखने में आता है कि नहीं, स्पेशली उसमें जिसमें आपने बताया कि डोजेस रिक्वायर्ड ही नहीं थी, एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड नहीं थी, फिर भी ले ली, लेकिन एक टेंडेंसी है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, है ना? तो उसमें फिर जो पेशेंट है ले लेता है। अब उसने वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गया नहीं, फार्मासिस्ट से पूछ लिया, या जो उसका पुराना एक्सपीरियंस है उसने ले लिया। तो उसमें क्या डिफरेंट आ जाता है बजाय उसके कि वो डोज मिस कर रहा है? तो दोनों। देखिए क्या है कि मोस्ट ऑफ द सीजनल जो फीवर्स होते हैं, वो फ्लू जो है, वो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, ओके, वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें एंटीबायोटिक का कोई पार्ट नहीं है ना? अब आपकी बात की जल्दी से जल्दी ठीक होना है, अब जब किसी चीज का पार्ट ही नहीं है ना, किसी चीज का पार्ट ही नहीं है, तो जल्दी और देर की तो बाद की बात है। आप समझिए, एक जो है आपको एक वायरस ने इन्फेक्ट किया, उसका अपना एक फेज है ना, एक टाइम है, 5 से 7 दिन लगेंगे। अब वो आप एंटीबायोटिक जो खा रहे हो, उसका कोई उस साइकिल में पार्ट ही नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन दैट यू आर डूइंग, एंड डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू गो टू अ फार्मासिस्ट, ही इज नॉट गोइंग टू से नो। ओके, ये तो आपको जुडिशियसली डिसाइड करना है कि साइंटिफिक डेटा पे, एविडेंस पे विश्वास करना है, साइंस पे विश्वास करना है कि साइंस इज सेइंग कि इसका कोई पार्ट नहीं है। यस, हैविंग सेड दिस, आई डू नॉट मीन टू से कि हमें यूज ही नहीं करना है,
है ना, जुडिशियस यूज। जुडिशियसली यूज तो करना है। ऐसे केसेस में क्या क्या प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है क्या, कि जैसे कि आपने प्लेसिबो बताया कि इफेक्ट होता पार्ट ही है, नहीं है। दूसरा एक होता है कि जब आप वायरल इन्फेक्शंस होते हैं आपको, तो यू समवेयर बिकम प्रोन टू जो है सुपर एडेड इन्फेक्शंस जिसे कहते हैं, हम्म। है ना। तो उस केसेस में कई बार एंटीबायोटिक्स का पार्ट होता है ना। तभी कहते हैं कि तीसरे से चौथे दिन पे भी अगर आपको सिम्टम्स में आराम नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड विजिट अ डॉक्टर, हम्म। है ना। डेफिनेटली यू शुड विजिट अ डॉक्टर। अगर 48 आवर्स आपको हो गए हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं है आपको, हम्म। हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, है ना, पीसीएम से भी कॉन्टिन्यूस फीवर बने ही जा रहा है, तो डेफिनेटली यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर and take his prescription. Doctor is the best guide to understand after analyzing all kind of blood reports. Is it just a viral infection या फिर we are expecting some super added infection? है ना, but self medication doesn't help. It is not placebo effect. It is just your self satisfaction. राइट। सो क्योंकि आप क्रिटिकल केयर में हैं और आप बहुत सारे ऐसे केसेस देख भी रहे होंगे, कोई ऐसा केस जो बहुत नॉर्मल सा इन्फेक्शन रहा हो, लेकिन वो टर्न कर गया एक ऐसी स्थिति में कि उसको पेशेंट को आईसीयू में एडमिट होना पड़ा, हाँ, ऐसा कोई केस तो आपको ये याद हो, कुछ मैं बता जब पाए? अपनी डॉक्टरेट कर रहा था क्रिटिकल केयर में, है हम्म। ना, तो उस टाइम पे एक यंग, वैसे ऐसे बहुत होते हैं बट अभी जब आप यू आर सेइंग दिस, तो मुझे एक यंग लड़का याद आया हु वाज हम्म। अराउंड 28 29। हम्म। सो वो हमारे पास जो है सोनीपत से आया था, है ना, एंड ही हैड एन इन्फेक्शन। उसका फीवर ही डाउन नहीं हो रहा था, हो ही नहीं रहा था डाउन। ही वाज एडमिटेड देयर विद सम डेंगी काइंड ऑफ पिक्चर, हम्म। एंड वहाँ पे उसको ही स्टेड देयर फॉर 6 7 days। तो हॉस्पिटल से ही एक्वायर्ड सम इन्फेक्शन, हम्म। एंड जब हमने उसे वर्कअप किया, तो व्हाट वी फाउंड इज कि थोड़ा उसको स्टेरॉइड मिला। लोकल प्रैक्टिस में स्टेरॉइड जो है बहुत बहुत जल्दी यूज किया जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड से जो है सिम्टम्स एकदम इमीडिएटली कम बिल्कुल। आते हैं, है ना। नहीं। तो वहाँ पे स्टेरॉइड यूज किया गया एंड हॉस्पिटल स्टे था उसका, और जो उसको एंटीबायोटिक्स मिली उसकी वजह से एंड स्टेरॉइड यूज होने की वजह से, दोनों ही वजह से उसको एक जो है एमडीआर बग मिल गया, जिसे स्टैफ ऑरियस कहते हैं, हम्म। है ना। ये एक ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव वाले में नहीं जाऊंगा मैं। बट उसको जिस तरीके का बग था और जो उसको एंटीबायोटिक दी जा रही थी, वो एकदम इनअप्रोप्रिएट थी, ओके। है ना। जो एंटीबायोटिक ही वाज गेटिंग, डायग्नोसिस से मैच नहीं करी थी। वो, हाँ, वो उस बग पे काम ही नहीं करनी थी। ओके। अब वो 7 दिन तक उसको फीवर रहा, वो यहाँ आ गया, एक दिन हमें भी लगा पूरा इवेल्युएट करने में। देन जो है जब उसकी हिस्ट्री तरीके से इवेल्युएट की गई, तो ही स्टार्टेड कंप्लेन, ही मेंशन्ड पेन, कि मुझे यहाँ पे पेन है, इधर पेन है। उसको एग्जामिन किया तो थोड़ा रेडनेस लगा हमको, एंड मतलब इट वाज लुकिंग वेरी नॉर्मल। इवेंचुअली वो अगले 6 8 घंटे में जो है थोड़ा सा सिक ज़्यादा लगने लगा। हम्म। तो जब हमने सीटी कराया, सीटी चेस्ट कराया, जी। अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ पे ईसीजी में कुछ नहीं था। जब हमने सीटी चेस्ट कराया, तो वी व्हाट वी फाउंड इज कि उसको जो है पस हो गया था, यहाँ पे पस हो गया था, एंड दैट पस एट्रीब्यूटेड टू एमडीआर ऑर्गेनिज्म। उसको फिर हमने ड्रेन किया, ऑर्गेनिज्म कल्चर के लिए भेजा, हम्म। एंड वी स्टार्टेड एम्पेरिकली, हमने ग्राम पॉजिटिव कवरेज ऐड किया, क्योंकि पस में यूजुअली हम ग्राम पॉजिटिव ऐड करते हैं। फाइनली वो बच्चा ठीक हुआ, गया। तो अब इसको दोनों ही चीज़ें इसमें attributed to this condition. One is not usage of appropriate antibiotics, हम्म। and at the same time transient usage of steroids and a long hospital stay. तीनों अपने आप में रिस्क फैक्टर्स हैं टू गेट दीज एमडीआर अवेलेबल। जैसे जिस केस का आपने एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे केसेस जब आपके पास आते हैं क्रिटिकल केयर सेटअप में, तो आपका पहला थॉट क्या होता है कि हाउ डू यू फील दैट टाइम? देखो, ये दिस इज वन ऑफ द केसेस, है हम्म। ना, जो चलता फिरता हमारे पास आया था। बट मोस्ट ऑफ द, नॉट मोस्ट बट अ वेरी गुड proportion of patient with MDR organisms, apart from TB, we are not talking about TB, हाँ, TB ऑफ का कोर्स। MDR is a different thing, है ना। बट these ICU वाले जो critical care वाले हम्म। MDR organisms होते हैं, most of the time those patients are very, very sick, and definitely not to blame anybody, but we definitely feel if they would have been given appropriate antibiotics at appropriate times,
or maybe if we have a better portfolio of antibiotics with us, a larger number, है ना, तो we are at a better position to handle these situations. राइट, सो अवेयरनेस का तो इशू है, बहुत 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 ज़्यादा इशू है, अवेयरनेस and इज अ that's why I'm चैलेंज। here. राइट, सो अवेयरनेस के साथ एक आर्टिफिशियल अवेयरनेस भी आती है जो आजकल मुझे लगता है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग लगती होगी आपको। लोग क्या कर रहे हैं कि चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, क्लॉड हो गया है, परप्लेक्सिटी हो गया है, आजकल तो फ्री है, तो उस पे गए अपने सिम्टम्स डाले, अब एआई ने एंटीबायोटिक बता दिया, उन्होंने उसको ले लिया, फिर उसके बाद वो काम करा नहीं करा जो भी है, तो ऐसे केसेस आपके पास कितने आते हैं? और कुछ ऐसे मतलब ऐसा भी है क्या कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ के आया हो, सारी चीज़ें फॉलो करी हो कि भाई डॉक्टर की जो फीस है वो बच जाए, वहाँ पे जाने का टाइम बच जाए, और इवेंचुअली दोज केसेस लैंडेड अप इन आईसीयूज। सो देखो, एआई जो है, मतलब नोबडी कैन से कि एआई आज की डेट में यूटिलिटी नहीं बनाता है, अपनी स्पेस नहीं फाइंड करता है। इवन वी एज मेडिकोज यूज दिस एआई, हम्म। बट एआई को इंटरप्रेट करना एंड एआई को प्रॉम्प्ट देना, हम्म। वो भी आप तभी दे पाओगे जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान है। अगर राइट। मुझे कोई टॉपिक देखना है, समझना है, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि एआई को क्या प्रॉम्प्ट देना है मुझे, उसके बाद एआई ने जो मुझे बताया उसको मुझे कैसे इंटरप्रेट करना है। बट इवन देन वो एआई कैन नॉट डायग्नोस ना, यस, मतलब यस, एज अ यूजर आई कैन टेल कि मेरे ये सिम्टम्स हैं, ठीक है, यस, यस, और जो भी उसका अपना डेटा है उसके बेसिस पे वो सजेस्ट कर देगा, यस। उसको नहीं पता कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है, वो तो एक्चुअली डॉक्टर्स देखो के पास क्या जाके है पता कि, चलेगा। हाँ देखो क्या है कि एआई डेफिनेटली मे गिव यू अ लॉट ऑफ डेटा, जो भी आप उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हो उस हिसाब से हम्म। दे मे गिव यू, बट दैट कैन नॉट रिप्लेस द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, जो कि सब ट्रू। चीज़ों को इवेल्युएट करके, है ना, एक राइट प्रिस्क्रिप्शन डिसाइड करने वाला है। एंड एंटीबायोटिक्स के पार्ट पे तो मैं इस चीज़ को बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वी आर नॉट लेफ्ट विद मैनी वेपन्स इन आवर हैंड्स, है ना। एंड आई एम विद दिस प्लेटफॉर्म आई वुड से दिस कि हमारे टीचर्स ने हमें ये चीज़ मेंशन की है कि पिछले 2 डिकेड में हम जो है, वी हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। व्हाट वी आर डूइंग इज कि इस एंटीबायोटिक को इसके साथ जोड़ दो, इस एंटीबायोटिक को इस मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दो, या पुरानी एंटीबायोटिक्स को ले आओ। We have not been able to, despite so much research going on, we have not been able to identify a different group of antibiotics जो एकदम नए मैकेनिज्म से एक्ट करे। ओके। Getting it? So, despite so much research that has been going on across the globe, हम एक नया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को नहीं एलिसिट कर पाए हैं। वी हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शन, हमें इन्हीं को जोड़ तोड़ के काम करना है, इन्हीं के मॉलिक्यूल को एडवांस करना है, इसके मॉलिक्यूल को ऐसे मॉडिफाई कर दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इन 2 दवाइयों को ऐसे जोड़ दो। तो जब आप, ये चीज़ तो फिक्स है ना कि वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ वेपन्स, आर्म्स हमारे पास गिनती के हैं, उनको आप जोड़ तोड़ के काम चला रहे हो, तो हमें उन आर्म्स को बहुत ही जुडिशियसली यूज करना चाहिए। तो ये इट इज़ अ वेरी हाईली important टॉपिक दैट मस्ट बी स्प्रेड अक्रॉस। राइट, सो जुडिशियस यूज़ के साथ एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड एमडीआर भी होता है, लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, सर्जरीज के लिए जा रहे हैं, और फिर वहाँ से उनको ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको इन्फेक्ट कर जा रहे हैं। तो ये कैसे होता है? मतलब हॉस्पिटल शुड बी अ सेफ स्पेस, कि नो वहाँ पे भी जाके लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? सर, देखिए आप समझिए उस चीज़ को, अगेन आई विल मेंशन दिस दैट एमडीआर जो है कोई बीमारी नहीं है ना, इट इज़ इन्फेक्शन विद रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड हॉस्पिटल तो अपने आप में एक हब है जहाँ पे मोस्ट डिफिकल्ट इन्फेक्शंस मिलेंगे आपको आईसीयू में। आप समझिए, इन्फेक्शन आ कहाँ से रहा है, कहीं से आ रहा है, बॉडी में जो है इन्फेक्शन आ कहाँ से रहा है, कहीं से आ रहा है। तो हॉस्पिटल में जैसे इतने पेशेंट्स इतने इतने दिन रहते हैं, है ना। अब एक पेशेंट में एमडीआर था, एक एक इन्फेक्शन था जो कि रेजिस्टेंस था मल्टीपल एंटीबायोटिक्स को, वो एमडीआर है। जी। अब आप गए इन अपना ऑपरेट कराने के लिए, है ना, हॉस्पिटल ने पूरे हर तरीके के जो है प्रिकॉशंस लिए जिससे कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। बट आप एक ऐसी विसिनिटी में हो, आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे एमडीआर सर्वाइव करता है,
जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन वाला ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है विद एबिलिटी टू रेजिस्ट मैनी एंटीबायोटिक्स। ट्रू। सो सेइंग दिस कि हॉस्पिटल तो एकदम सेफ जगह है, वहाँ कैसे एमडीआर हो रहा है इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इन्फेक्शन हो कैसे रहा है ना, जो इन्फेक्शन होने का जो मैकेनिज्म है वो हो कैसे रहा है। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि अ, आपने कभी अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि इस इंसान की टीबी जो है वो ठीक नहीं हुई, इसने बीच में छोड़ दी दवाई, किसी भी जी। वजह से दोबारा से लेनी पड़ी, ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट आया, हम्म। जो भी उसका कारण रहा। तो अब अगर बाय चांस किसी इंसान को उससे इन्फेक्शन हो रहा है हम्म। तो उसके हाई चांसेस है ना कि उसको एमडीआर ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो रहा है। जी। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस इन हॉस्पिटल आल्सो। सो India is often considered as a hotspot for drug resistant infections. So आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसके हिसाब से पूछूं तो ओवर लास्ट 10 years और इवन 5 years आपने क्या देखा, ये सिचुएशन और बुरी हुई है या कुछ ठहराव आया है या कुछ इम्प्रूवमेंट आई है? आप कैसे इसको एसेस करते हैं? देखिए, इट इज मोर अबाउट अवेयरनेस। डेफिनेटली इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग बिकॉज हम हम्म। उस चीज़ को स्टडी भी ज़्यादा कर रहे हैं, हम्म। एंड डेफिनेटली दी ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरियाज हैं वो भी अपना इवॉल्व हो रहे हैं, एंटीबायोटिक का यूजेज भी बढ़ रहा है, आप समझ रहे हैं। जी। आप अगर पीछे जाते हैं 2 डिकेड पहले जाते हैं तो जो एंटीबायोटिक आज की डेट में काम कर नहीं करती हैं वो काम करती थी। अगर आप जितना भी डेटा उठा के देखते हैं, जैसे इकोलाई हो गया, क्लेप्सिला हो गया, उनमें जो सेंसिटिविटी पैटर्न है इट हैज सिग्निफिकेंटली चेंज। इकोलाई जो कि पहले सेंसिटिव होता था मेरोपेनम को, या फिर उससे नीचे पिप्टा जो पिप्रासिलिन टेज़ोबैक्टम जो मॉलिक्यूल है उसको सेंसिटिव होता था, है ना। 60-70%, 80% तक सेंसिटिव होता था, आज वो 42-50 इस तरीके से होने लगा है। मेरोपेनम जो एक कार्बापेनम अपने आप में बहुत हाई क्लास ऑफ ड्रग माना जाता था, उसमें बहुत कॉमनली रेजिस्टेंस देखने लगे हैं। तो डेफिनेटली इंसिडेंस इज ऑन द राइज, एंड एट द सेम टाइम अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस को रेशनलाइज नहीं करते हैं तो दिस इंसिडेंस इज गोइंग टू राइज फर्दर, एंड देन विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट टू हैंडल। इनफैक्ट आज भी, आज की डेट में भी अगर हम जो मोर्टेलिटीज और डेथ देखते हैं इन एमडीआरस की वजह से, लिविंग टीबी असाइड, टीबी का डेटा की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, उसका डेटा जोड़ देते हैं तो वो हाई नंबर बहुत हाई हो जाता है। बट क्योंकि मैं एक आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, इफ टॉकिंग अबाउट दी ऑर्गेनिजम्स अपार्ट फ्रॉम टीबी, तो वो भी कम नहीं है। इट इज थर्ड फोर्थ cause of death across the globe and nation as well. कॉजेस पे तो ऑलमोस्ट हमारी बात हो गई। लेट्स टॉक ऑन डिटेक्शन। तो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स आप देखते हैं जो जिससे आपको ये पता चलता है कि एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है एक पेशेंट पे वो काम नहीं कर रहा और दैट पेशेंट कुड हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम द एमडीआर? सो वो मतलब बहुत ही क्लिनिकली डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं, हम्म। है ना। बहुत ही जो एक इंटरनेशनल सोसाइटी है आईडीएस से, है ना, उन्होंने बहुत इंटरनेशनली डिफाइंड क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि आप जो है ये अगर चीज़ें हैं तो आप यू मस्ट सस्पेक्ट एमडीआर, जिसमें से ये है कि 90 डेज हॉस्पिटल पहले हॉस्पिटल स्टे रहा हुआ है हम्म। ना, और इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट है, पेशेंट स्टेरॉइड पे है, पहले कोई हिस्ट्री है आपकी एमडीआर ऑर्गेनिज्म से अफेक्ट होने की, हम्म। या फिर जो है आप एंटीबायोटिक यूजेज रही हुई है हम्म। पास्ट में, ठीक है। और क्या कहते हैं, आई मेंशन्ड अबाउट द हॉस्पिटल स्टे, इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट, या पहले कोई पास्ट में सेम ऑर्गेनिज्म है, या फिर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ का इंसिडेंस ऑफ एमडीआर इज हाई, अच्छा। है ना। आप समझ रहे हैं? जैसे आईसीयू के अपने सबके जो है डेटा निकलते हैं, हम्म। है ना, तो उस डेटा में आपका इंसिडेंस उस कट ऑफ से ज़्यादा है, जैसे क्या स्टैफ ये और जैसे हो गया। ज्योग्राफिकल एरिया होता है या फिर नहीं नहीं नहीं, कैसे? आपके आईसीयू का डेटा होता है, अच्छा। आपके आईसीयू का डेटा होता है ना। और उस डेटा में अगर जो है आपका इंसिडेंस ऑफ, जैसे इकोलाई की बात करते हैं, हम्म। है ना, तो इकोलाई अगर कार्बापेनम रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, या स्टैफ की बात करते हैं, स्टैफ ऑरियस की बात करते हैं, एमआरएस से इंसिडेंस आपका जो है 10 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है, और आप उस आईसीयू में हैं, तो डेफिनेटली आप यू आर एट अ रिस्क टू गेट एमडीआर ऑर्गेनिज्म।
सो ये तो एक क्लिनिकल साइड से आपने बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे साइंस हैं जो मतलब हाँ, जनरल पब्लिक भी आई थोड़ा समझ अंडरस्टैंड। पाए कि उसको कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो अवेयर हो, या फिर वो डॉक्टर के जनरल पास जाए पब्लिक, कि भाई जहाँ तुम जनरल पब्लिक के सेंस एंड से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप जैसे अगर मैं पहले से स्पेसिफिकली क्रिटिकल केयर के पार्ट पे बताता हूँ कि आप जाते हैं, पेशेंट एडमिट हुआ आपका, एंड डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया, एंड इवन आफ्टर लाइक 48 आवर्स या मे बी 24 आवर्स, है ना, 24 to 48 आवर्स में अगर आपका पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो दैट इज वन साइन कि एंटीबायोटिक इज नॉट अफेक्टिंग एज इट इज टू बी एक्सपेक्टेड, एज इट ठीक। वाज एक्सपेक्टेड कि एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन कम होना चाहिए था, पेशेंट बेटर होना चाहिए था। बट अगर पेशेंट बेटर नहीं हो रहा है तो वो अपने आप में एक साइन है कि जो है इट इट इज नॉट गेटिंग रिजल्ट्स दैट वी एज क्लिनिशियंस एक्सपेक्टेड। तो इट इज अ सरोगेट मार्कर ऑफ कि द ऑर्गेनिज्म मे बी अ एमडीआर ऑर्गेनिज्म। ओके, राइट। सो इन शॉर्ट, इन सिंप्लीफाइड वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी दवाई उतना असर नहीं दे रही है जो क्लिनिकल साइंस कहती है, तो देयर आर गुड चांसेस कि ऑर्गेनिज्म दैट हैज इन्फेक्टेड द पेशेंट मे बी अ एमडीआर ऑर्गेनिज्म। या उस दवाई की पावर बढ़ानी पड़ रही है, तो भी क्या ये कोई देखो साइन है? वो सब चीज़ें जो है वो एक अगर आप ठीक अच्छी जगह पे हैं, तो वो सब जो चीज़ें इंडिसेस हैं वो एक क्लिनिशियन पहले से ही ऑब्जर्व करके, ओके। है ना, उस चीज़ को मेटिकुलसली करता है ना, कि डोज बढ़ानी है क्या, कितनी फ्रीक्वेंसी पे देना है, वो सब चीज़ें अपने आप बैकएंड पे होती ही हैं। अगर हम बात करें डायग्नोसिस और डिटेक्शन का जो लैंडस्केप है अबाउट द एमडीआर, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल में कितना चेंज हुआ है? हम अब इसे कितना फ़ास्ट डिटेक्ट कर पा रहे हैं, या और कितना स्कोप है? देखो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लड कल्चर जो तरीका था, जो कल्चर सेंसिटिविटी चेक करने का जो तरीका था वही अपने आप में चेंज हो गया। हुँ, इट हैज़ रिड्यूस द टैट टाइम, टैट इज टर्न अराउंड टाइम, है ना। नाउ आज की टुडे फॉर इन टुडेज जनरेशन वी यूजुअली गेट दैट रिजल्ट इन मैक्सिमम 2 to 5 days, मतलब हुँ, 5 days में डेफिनेटली वी गेट इट। पहले वो 7 से 8 से 10 दिन लग जाते थे, हुँ, है ना, तो अपने आप में ही वो चेंज हो गया है। प्लस मैनी techniques have started giving us the results within 6 to 8 hours, even ओह! 4 hours, है ना। उस that is definitely a comparatively expensive technology, but in very critically ill patients that is very important, and at times they prove to be very life saving also, क्योंकि राइट टाइम पे आप एक अगर ढंग की अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक अगर एक पेशेंट को दे रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग मच मच बेटर रिजल्ट्स। सो अगर अवेयरनेस की बात करें, तो कोई अगर आईसीयू में नहीं एडमिट है, ठीक है? तो एक तो वो क्यों परेशान हो एमडीआर को लेके, उस व्हाई दैट पेशेंट शुड बी वरीड। और दूसरा मुझे ये बताइए कि एमडीआर जो है, आपके जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं लाइक सर्जरी, चाइल्ड बर्थ और इवन रूटीन जो हॉस्पिटल केयर है, तो वो इसकी वजह से कितना अफेक्टेड होते हैं? ये तो जो है, जो हॉस्पिटल में भी नहीं है उसको भी एमडीआर की चिंता होनी चाहिए। जी। नॉट एज इफ कि उनको एमडीआर इफेक्ट करेगा, बट इस तरीके से कि कभी तो वो सिचुएशन हो सकती है कि आप खुद नहीं, आपका कोई सगा रिश्तेदार कोई भी हुँ, हॉस्पिटल में वो इन्फेक्शन हो सकता हुँ, है ना। और वो इन्फेक्शन जो है ज़रूरी नहीं है कि सिंपल टू ट्रीट होगा, इट मे बी एमडीआर, है ना। एंड एज आई सेड कि जब एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं ही बहुत लिमिटेड, एक बुके है हमारा एंटीबायोटिक का, हुँ, एंड वो एमडीआर अगर आपको अफेक्ट कर रहा है, तो हाउ, व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट। तो इट इज, इफ इट इज, इसको मैं ऐसे कहूँ कि जो इंसान घर पे बैठा है या जो हॉस्पिटल में है, जो आईसीयू में नहीं है, उसको एमडीआर की चिंता नहीं होनी चाहिए। ये एकदम गलत स्टेटमेंट होगी। एवरीबडी शुड think of judicious usage of antibiotics, including doctors and general public, है ना। एंड जो आपका सेकंड पार्ट था इस हुँ, क्वेश्चन का कि जो रूटीन सर्जरीज हो जी, रही हैं, है ना, उन पे कितना इम्पैक्ट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल्स जो है दे डू टेक केयर ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर्स कि पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस मिनिमम हो, हुँ, है ना। बट स्टिल देयर इज अ इंसिडेंस
है ना, कुछ ना कुछ आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो पोस्ट ऑप इन्फेक्शंस को। हम्म उस केसेस में डेफिनेटली एमडीआर ऑर्गेनिजम्स समटाइम्स पोज चैलेंजेस, क्योंकि वो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एट टाइम्स दे डू कॉम्प्लिकेट डेफिनेटली। तो saying it like this कि yes, MDR organisms also do affect the post-op complication. राइट। सो पब्लिक बिहेवियर की हम इससे पहले बात कर रहे थे कि कैसे ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ले ली जाती हैं, एआई से पूछ लिया, केमिस्ट के पास ऑफ कोर्स दोस्त रिश्तेदार व्हाट्सएप। तो अगर आप बता सके हमारे व्यूअर्स को कुछ डूज और डोंट्स रिगार्डिंग द जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो वो क्या होंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से जो सीजनल इन्फेक्शंस हैं उसमें वी शुड नॉट रन टू एंटीबायोटिक्स। आई हैव सेड इट वेरी क्लियरली, जब उसका पार्ट ही नहीं है तो शॉर्टनिंग द इलनेस, कटिंग डाउन द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, इट डजेंट स्टैंड एनीवेयर। एक चीज़, इवन इफ आपको लगता है कि आप यू नॉट गेटिंग बेटर, गो थ्रू द प्रॉपर मीन्स, विजिट अ डॉक्टर, स्टॉप, अवॉइड, स्टॉप, इनफैक्ट स्टॉप यूजिंग एआई direct prescription from a pharmaceutical industry, stop using antibiotics as if कि लास्ट टाइम ये लिया था उससे ठीक हो गए थे, या घर में इसने लिया था उससे ठीक हो गए थे। These are I don't think they make some value to the society. I think the judicious use of antibiotics is the core statement that I want to make. तो मुझे क्या लगता है कि ये जो जब से एआई और बाकी जो केमिस्ट वाला जो एस्पेक्ट है, उससे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो दादी नानी के नुस्खे। पेट खराब था तो अजवाइन लेते थे, अब तो आजकल लेमोक्सिलिन ले लो। अब देखो, ये तो मैं कहूँ तो और उसके ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे, ये तो इवेंचुअली ये बिहेवियरल रेजिस्टेंस में। प्रैक्टिसेस है एक्चुअली में हम्म ना। एंड अनफॉर्चुनेटली जो है ह्यूमंस के साथ जो है, मतलब इंसान अपने ही शरीर के साथ सबसे ज़्यादा अब्यूज करता खिलवाड़ अब्यूज़ करता है ना। एंड वी डू नॉट रियलाइज इट, एंड हम्म सबकॉन्शियसली है ना, ये चीज़ रियलाइज जब होती है जब अ पर्सन गेट्स ट्रैप्ड, और somebody very close to that person gets trapped. मतलब हम्म we often see this question कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है, जी एंटीबायोटिक दे रहे हो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, हम्म बिल इतना बन रहा है ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव एन आंसर टू दिस, because we have not made these organisms. They are resistant. The reports are showing that they you have been infected by a resistant organism, है ना। अब it becomes very difficult to handle that situation कि why the patient is not getting better, है ना। बट बैक डाउन द डे टाइम्स अगर हम देखें तो वी ourselves have created this situation. हम्म पहले जो एंटीबायोटिक थी, वो जो एंटीबायोटिक आज कहीं काम ही नहीं हो रहा है, मतलब इट इज़ नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, वो पहले सबको ठीक कर रही थी। जी तो वो कुछ बात तो है। हमारी माल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने पेशेंट के साइड की बात भी कर ली, क्लिनिशियन के साइड की बात भी कर ली कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस। बट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एमडीआर को टैकल करने के लिए इज़ अवेयरनेस इनफ या फिर उसके लिए कोई डीपर माइंडसेट शिफ्ट चाहिए? देखो, अवेयरनेस तो है ही है, जी। एंड डीपर माइंडसेट शिफ्ट्स वाली जहाँ तक बात है, वो जो क्लिनिशियंस हैं हुँ, एंड द स्टाफ हैंडलिंग द पेशेंट, है ना, उनके पार्ट पे भी देयर इज लॉट ऑफ होमवर्क दैट नीड्स टू बी डन, है ना। देयर आर मेनी प्रैक्टिसेस लाइक हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस, हुँ, स्टरलाइजेशन प्रैक्टिसेस, है ना। एंड जब भी आपने पेशेंट को टच किया उसके बाद टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशंस, ओके। adequate staff to patient ratio, हुँ, है ना। These protocols that have been made, they're all in place, but they need to be implemented with much of strictness. ओके। Okay, so having said this, yes, on one hand awareness, and then on the other side deep mindset को भी change होने की ज़रूरत है कि yes, we are handling a kind of pandemic, अगर मैं कहूँ, क्योंकि it is not only in India, it is all हुँ, across the globe that antibiotic resistance is posing a major challenge. राइट। And मैं पढ़ भी रहा था कि इट्स काइंड ऑफ अ साइलेंट yeah, पैंडेमिक। it has to be tackled very हुँ। meticulously, else we are day by day we are getting worse. सो डॉक्टर कौशिक, हमने कॉजेज़ पे बात कर ली,
आपके डिटेक्शन पे भी बात कर ली है। अब थोड़ा-सा ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं कि क्या करना चाहिए। सो लेट्स सपोज़ कि अगर आपका इन्फेक्शन एमडीआर अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जा रहा है और राइट एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं, तो पेशेंट का सर्वाइवल और उसकी रिकवरी का जो रेट है वो कितना सुधरता है और क्या इम्पैक्ट होता है उस पे? देखिए काफ़ी हद तक ये चीज़ पेशेंट को इम्पैक्ट करती है कि हम कब डायग्नोज कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म को हुँ, एंड कब हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं। सो कीपिंग दिस इन माइंड, तो एक डेटा ये कहता है कि अगर हमने एंटीबायोटिक जो है 1 घंटे पहले दी है ऑर्गेनिज्म को, मतलब पेशेंट को, और 1 घंटे बाद दी है हुँ, पेशेंट विद सेप्सिस। सेप्सिस एक इन्फेक्शन की सीवियर फॉर्म, बुक आप ऐसे समझिए कि सीवियर राइट। फॉर्म के इन्फेक्शन को सेप्सिस कहते हैं। अगर उसको हम 1 घंटे पहले दे रहे हैं और 1 घंटे बाद में दे रहे हैं एंटीबायोटिक, तो हुँ, 6% की मोर्टेलिटी, 6 टू 8% की मोर्टेलिटी का फ़र्क आता है। सिर्फ़ 1 घंटे में? हाँ, अगर सेप्सिस में है पेशेंट, जब अच्छा, बीपी कम हाँ, है ना? और जो है पेशेंट के मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं, हुँ, उस केस की बात करते हैं। सिमिलरली अगर हम इस चीज़ को एक्सट्रापोलेट करके एमडीआर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हुँ, अगर हम पेशेंट के इन्फेक्शन को राइट टाइम पे डायग्नोज कर रहे हैं, हुँ, वी आर एंटिसिपेटिंग अ एमडीआर ऑर्गेनिज्म, और हम राइट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स को, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स को चूज कर रहे हैं, हुँ। तो इट हैज़ अ ह्यूमन ग्रेट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द पेशेंट आउटकम। सिंस यू मोस्टली वर्क इन आईसीयू सेटअप, तो वहाँ पे कितना कॉमन होता है ये देखना है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो पेशेंट्स पे काम ही नहीं कर रहा है और आपको एडवांस स्ट्रेटजीज में जाना पड़ रहा है? टुडेज टाइम इट हैज़ बिकम वेरी ऑफन, एंड हम्म, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, जब से मैं क्रिटिकल केयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हम्म, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो हैं, दे आर जस्ट इफेक्टिव इन द कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन भी दो तरीके के होते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड। सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर मोर ऑफन एमडीआर ऑर्गेनिजम्स, व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग ऑल हम्म, थ्रू आउट, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हॉस्पिटल के इन्फेक्शंस क्यों एमडीआर होने के चांसेस बिल्कुल। ज़्यादा होते हैं, है हम्म, ना? सो उस पार्ट को ध्यान में रखते हुए, ऑफन इन द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस वी वेरी ऑफन फेस चैलेंज कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स काम नहीं करती है। यस, इन द कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आज भी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, दे आर गुड इफेक्टिव इन दोज काइंड ऑफ पेशेंट्स। सो इन दैट केस जो करंट फॉर्मुलेशंस हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, जो अभी आप लोग यूज़ कर रहे हैं? और क्या ऐसे कुछ प्रॉमिसिंग और कुछ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो और बेटर काम कर सकती हैं, जिनके रिज़ल्ट्स और बेटर हों, जिन पे आप जिनका आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो या फिर आपको लग रहा है कि नियर फ्यूचर हम देक सकते हैं? देखो, ऐसा कुछ आप अगर बता पाएँ? हाँ, करंट फॉर्मुलेशंस भी जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दैट वी डू नॉट हैव अ गुड सेट ऑफ करंट molecules with available with us. We do have good options for gram negative and gram positive as well. For gram negative, we have carbapenems, polymyxins, we हुँ, have ceftazidime, avibactam. For gram positive, we have vancomycin, we have linezolid, we have ticoprenin. These are the high-end antibiotics that I'm telling. They have to be used meticulously. The fact is this. Another thing is, talking about your new formulations, राइट। we have to evolve, and science is evolving. We are trying to find out molecules that fight these resistances. Like हुँ, talking about, I mentioned this ceftazidime, avibactam. So there has been a usage of ceftazidime, avibactam, and aztreonam. Oh yes, coming to, you must not be understanding these terms. So हाँ, ऑफ़ this कोर्स is थोड़ा these, yeah, साइंसी हो जा रहा है मेरे yeah, yeah, लिए। yeah. So these are two combination of drugs that we were using for हुँ, these MDR organisms. राइट। We have been talking about these MDR organisms. इनमें जो एक एस्ट्रोनाम मॉलिक्यूल है, that molecule acts against one of the very deadly resistance pattern. हुँ, Okay, जिसको हम वो we say MBL, metallo-beta-lactamases, हुँ, and avibactam molecule of ceftazidime avibactam was required to fight other resistance patterns. हुँ, Okay, so previously, like 2 साल पहले तक, we were advised to use these combinations together. ओके, So now today we are lucky enough to have this aztreonam avibactam molecule as a combination. So अच्छा। जब मैं अपनी डॉक्टरेट कर रहा था क्रिटिकल केयर में, तो हुँ, we were taught by the teachers कि we are waiting for this molecule to get
available so that we don't have to use these two drugs together. Hmm. So this avibactam, aztreonam avibactam molecule, it has been approved by US FDA and also by DCGI. Hmm. है ना? So it is being used in the hospitals and it has cleared the phase 3 trials and we have good results. We have been seeing good results in phase 3 trials. Hmm. So it is available and now being used by the clinicians and hopefully we are very positive about the fact that It is being used in hospitals. yeah, it is being used Okay. and we are very hopeful that it gives us a very good option and against these MDR organisms and specifically in critical care. It really finds its place in critical care. Hopefully, we are very positive about the outcomes with this molecule. Yeah, just for the information of our viewers, by DCGI you means Drug Controller General of India, Yes, right? yes, yes. It has been approved by DCGI. राइट सो ये जो न्यूअर फॉर्मुलेशंस हैं जिनका आपने नाम लिया तो ये ऐसा क्या है इनमें कि जो जब ट्रेडिशनल आपके जो एंटीबायोटिक्स है वो फेल कर जाती हैं तो ये काम कर रहे हैं कुछ जीन से रिलेटेड इसमें कुछ Yes, so इम्प्रूवमेंट है या फिर समथिंग लाइक दैट जो आप बता सके yes, thanks for mentioning this. जो ये resistance patterns है ना, they are attributed to genes which the organisms acquire as a डिफेंस मैकेनिज्म कि Okay. आप एक एंटीबायोटिक दे दो बैक्टीरिया एक जीन एक्वायर करेगा टू फाइट दिस एंटीबायोटिक ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन लाइक ह्यूमंस आर इवॉल्विंग बैक्टीरिया आल्सो हैव दैट राइट टू इवॉल्व उनको भी जीने का हक है उनके सेंस में ऐसे समझते हैं है ना जीन और जीने का हाँ जी है ना तो वो जीन्स एक्वायर करते हैं अब वो जीन्स से जो जो उनकी एक रेजिस्टेंस पैटर्न आता है उनको फाइट करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स हैं अच्छा ओके वी विल नॉट गो इनटू मच डेप्थ ऑफ इट है ना तो उनको उनको फाइट करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं ओके है ना अब जैसे हम बात करते हैं कि एविबैक्टम की हाँ। एविबैक्टम एज़ोट्रोनाम क्यों एक साथ जुड़ते हैं है ना हाँ। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से हम ग्राम नेगेटिव के मैक्सिमम जो पैटर्न ऑफ रेजिस्टेंस है उसको बीट कर पाते हैं ओके ओके पहले हम जो है सिर्फ अपना सिफ्टाज़िडीन एविबैक्टम प्लस एज़ोट्रोनाम यूज करते थे तो उसमें हमें चाहिए था एज़ोट्रोनाम प्लस एविबैक्टम है ना नाउ वी हैव दिस कॉम्बिनेशन अवेलेबल तो दिस इज गोइंग टू बी very helpful in terms of fighting the organisms that produce these MDR patterns. So basically This is- wide this is range of expected. patterns को ये Yes, answer ये करेगा. आंसर करता है चलिए आई थिंक इट्स क्वाइट प्रॉमिसिंग गेस It looks very promising. Yes, it looks Right. very promising. सो आप इस ड्रग को अपने आईसीयू सेटअप में यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल Yeah, we have started using it and we are seeing pretty good results. And recently we had one young boy with a MDR organism. हाँ. Yeah, we used this Aztreonam avibactam molecule and we were pretty satisfactory and the patient has been discharged. सो मैंने कुछ मिथ्स जो है कोलेट किए हैं कि आप उसको बस्ट कर सकें हमारे ऑडियंस के लिए तो मैं आपसे बोलूँगा मिथ्स आपको आंसर करना है ट्रू फॉल्स और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट सो द फर्स्ट myth is multi-drug resistant infections only happen in very sick people in ICU or hospitals. No, it is just, it often happens in this class, but it is not that it only happens in ICU hospital. It is not like this. So false है False. ठीक है so if an infection is not responding to antibiotics it means the dose is too low and stronger antibiotics are needed. Obviously, this is also partly correct. Maybe the choice of antibiotics is not right. Maybe the organisms is MDR. Okay, so we need a better choice. Yes, with better dosing. Right. So the next one, antibiotics can cure common cold or flu. I mentioned it that common cold flu doesn't need any antibiotic. Okay. And the next one is children cannot get MDR infections. No, this is not true. बच्चों को भी होता है. Why not? बच्चों में भी तो same organ system है, same body है, same infection है. It is not that E. coli जो है it is going to affect only the adults. जनरल परसेप्शन है ना कि बच्चे कई चीज़ों से बच जाते हैं तो
वो तो उसी में। भगवान की देन है। Okay, the next one. If an antibiotic worked once, it can be reused safely. Yes, but Hmm. it is not 100% sure that this antibiotic will this time cure the infection. Maybe you are having different organism. Maybe the site of infection is different. आपको Okay. पिछली बार निमोनिया हुआ था, इस बार UTI हुआ है. Hmm. So Cause भी different हो सकता है, वही yes, जैसा a आपने बताया. meticulous usage has to be defined. Right. So the next one is, it is okay to stop antibiotics early if symptoms improve. So there has been a lot of study on the duration of antibiotics. Hmm. It is not only the symptoms, it has to be given a proper course. जिसके एंटीबायोटिक का जितना भी कोर्स डिफाइंड है उतना उसको देना है. इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू द सिम्टम्स. So guys, course पूरा complete करना है. So the next one, second last. Our bodies become resistant to antibiotics. What do you think? Our body is not has not become resistant to antibiotics. It is the infections or the organisms who have become resistant to antibiotics. And again, mentioning it is because of our own practices. And the last one, antibiotics in farm animals have no impact on human health. वैसे आपने बता ही चुका I है, but फिर mentioned भी it. still No, आप this थोड़ा is सा for totally a good false explanation. statement. Antibiotic in farm animals definitely affect the resistance patterns in humans. So we have come to the end of our episode. So इससे पहले कि हम wrap up करें, कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि अबाउट जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, या कुछ कुछ ऐसी आप चीज़ें बताएं कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे, या फिर कुछ जनरल मैसेजेस को लेके देखो, जो भी आप हमारे व्यूअर्स से कहना टेक होम चाहें. मैसेजेस ये हैं कि अपने आप से एंटीबायोटिक नहीं खाना है. डॉक्टर से पूछ के एंटीबायोटिक खाना है. फ्लू सीजनल फीवर में एंटीबायोटिक का कोई पार्ट नहीं है. डॉक्टर ने जितने दिन का एंटीबायोटिक बताया उतने दिन खाना है. एक एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहे हो तो दूसरा एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दोगे, ये सोचोगे कि उससे ठीक हो जाएगा. ऐसा भी नहीं होगा. 24 to 48 आवर्स में आपका फीवर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, दैट इज़ द टाइम टू विजिट योर डॉक्टर. है ना. तो जनरल पब्लिक को कुछ ये बेसिक हैबिट्स हैं जो अपने अंदर इम्बाइब करनी है एंड फॉलो करनी है. बाकी जो पार्ट है एंटीबायोटिक यूजेज का वो डॉक्टर्स का है. देयर इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट इन द वेस्ट, मैं पढ़ भी रहा था उसके बारे में, कि पीपल देयर मेंटेन एंटीबायोटिक डायरी, कि उन्होंने कब ली, किस लिए ली, और कितनी ड्यूरेशन के लिए ली. तो क्योंकि सारी मोस्टली बातें हमने पब्लिक बिहेवियर की करी हैं, और वो वन ऑफ द मेजर कॉज भी है आपका एमडीआर के लिए और बाकी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के लिए. तो अगर लोग एक एंटीबायोटिक डायरी मेंटेन करना लग जाएं, तो आपको क्या लगता है कि एक स्केल पे हम पब्लिक बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली इट इज वन वंडरफुल प्रैक्टिस टू डू, बट वी आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम सच प्रैक्टिस. मतलब ठीक है, आप आइडिया और प्रैक्टिस लुक्स वेरी इंडियंस प्रॉमिसिंग. को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप. नो, इट्स नॉट अबाउट इंडियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. मतलब इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट इंडियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. बट जो हम एक मिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस पे काम करना है. दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ इट. अच्छा अच्छा. ओके. तो माय पॉइंट इज दिस, लाइक इवोल्यूशन ऑफ हाँ अभी बैक्टीरिया जो आपने बताया. यस, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टॉप टेकिंग एंटीबायोटिक्स बाय आवरसेल्व्स हम्म, एंड देन नोटिंग डाउन द एंटीबायोटिक्स व्हाट वी आर यूजिंग. गेटिंग इट. अगर आप खुद से लेके True. नोट किए जा रहे हैं, हम्म, आपने खुद से एक एंटीबायोटिक लिया उसको नोट कर रहे हैं, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस ना. तो माय पॉइंट वाज दिस. बिल्कुल. एंड जस्ट लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, कि अगर हमने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करी, जिन हैबिट्स के बारे में हमने अभी बात करी पब्लिक बिहेवियर की, तो आपको क्या लगता है कि आज से 10 साल बाद क्या फ्यूचर होगा देखो, एमडीआर को लेके और ड्रग जैसे रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को मतलब लेके? आई विल गो रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा. अभी से 10 साल पहले हम्म, जो था, जैसे कि अगर मैं एक कोई ऑर्गेनिज्म को कोट करता हूँ, वो 70% 80% सेंसिटिव था एक मिडल एंटीबायोटिक्स को. जैसे पिपरासिलिन एजोबैक्टम को इकोलाई जो है 70% के आसपास सेंसिटिव था. आज वो 40% पे आ गया है. ओके. तो अगले 10 साल में शायद हो सकता है वो 10% पे आ जाए. सेंसिटिव होने का मतलब है कि एक वो एंटीबायोटिक उस ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन को ख़त्म कर पा रही थी, सिंपल भाषा में, है ना, आसान भाषा में. आज वो 40% ख़त्म कर पा रही है, 10 साल पहले 70% ख़त्म कर पा रही थी.
ठीक है, हो सकता है 10 साल बाद अनदर 10 years डाउन द लाइन 10% पे आ जाए, तो इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स बचेंगे ही नहीं। हम्म तो देयर मे बी अ सिचुएशन दैट वी एंड अप इनटू वेरी बिग ट्रबल, मुसीबत जिसे कह सकते हैं। Right. So I think this is the wrap up. And thank you so much, Doctor, for आशीष, coming here and giving us wonderful information about antibiotics. And I hope ये लोग जाने, इसके बारे में अवेयर हों, क्योंकि जैसा आपने बताया इट्स अ साइलेंट पैंडेमिक, और आगे आने वाले सालों में तो ये बहुत yes, तेज़ी से ग्रो करेगा if we और do not काफ़ी improve, then definitely इसका we, लैंडस्केप भी बड़ा yeah, होगा. we are. It is today also. It is a, मतलब, you saying it is a silent pandemic. That actually means that it is we are facing many challenges because of inappropriate uses of antibiotics. राइट. सो दिस वाज डॉक्टर कौशिक विद अस, एंड उन्होंने हमें काफ़ी की डिटेल्स और इंसाइट्स दी. तो अगर मोटा मोटी समझे तो पब्लिक बिहेवियर चेंज करने की बहुत ज़रूरत है. तो खुद से एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, एआई से मत पूछिए, एंड कीप वॉचिंग द राइट डोज पॉडकास्ट फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन एंड इंसाइटफुल टॉपिक्स. थैंक यू.